हरे कृष्णा प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पी क्यू आर एस का सेट 2 लगाएंगे। सेट 2 की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें 3 हमारे पी क्यू आर एस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो बच्चों, जो पहले मैंने 2 दिए थे आप उनकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कुछ बातें वहाँ से आपको समझ आ जाएंगी और कुछ चीज़ें अब यहाँ से समझ आ जाएंगी। तो आपको एक नॉर्मली पी क्यू आर एस जो बनता है, नॉर्मली जो सिंपल सा पार्ट होता है, उसको बनाने में बहुत हेल्प मिल जाएगी। और फिर धीरे धीरे मैं एडवांस की तरफ भी बढ़ता चलूँगा, जो थोड़े लेंथी से सेंटेंस होते हैं पी क्यू आर एस के। तो आप ये पहले 2 शीट लगा लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आप तभी लगाना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, इफ़ वी आर। तो बच्चों, इस चैनल पे हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस का चैप्टर डला हुआ है जिसके 5 रूल भी हैं। 5 रूल्स भी मैंने टाइप किए हुए हैं, उनके बारे में भी बताया हुआ है। और करीब 2 शीट इफ कंडीशनल सेंटेंस पे अपलोड हो चुकी हैं। आप एक बार पहले उनको भी, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप डेली की शीट पढ़ते जाओगे तो कनेक्टिविटी बनती चली जाएगी। कंडीशनल सेंटेंस की कनेक्टिविटी आपको ये पी क्यू आर एस करने में हेल्प करेगी। यानी आपको पता होना चाहिए जो सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है वो कैसा सेंटेंस है। तो बच्चों, इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है। और कंडीशनल सेंटेंस में भी आपको चेक वही करना है जो मैंने इससे पहले पी क्यू आर एस में बताया है। यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चेक करो। हेल्पिंग वर्ब है आर। उसके पहले सब्जेक्ट चेक करो। सब्जेक्ट है वी। और उसके पहले अगर आपको इफ या वैन कुछ दिखाई दे रहा तो समझ जाइए वो सिंपल सेंटेंस नहीं है, बल्कि एक कंडीशनल सेंटेंस है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें चाहिए होती है मेन वर्ब। तो अगर हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब चाहिए, यानी आर के बाद हमें अगर मेन वर्ब चाहिए, तो हमें इस चारों ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में ये देखना है कि मेन वर्ब से शुरू होने वाला कौन सा सेंटेंस है। सबसे पहले पी को देखिए। पी स्टार्ट है वी शैल से, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से। मैं अभी बता चुका हूँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो मेन वर्ब आती है या कोई एड वर्ब आ जाती है। एक चीज़ और ऐड कर लेना, हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो मेन वर्ब आती है या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में एड वर्ब का भी यूज किया जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर जैसे हमने देखा वी शैल, पी में लिखा वी शैल, तो वी तो सब्जेक्ट हो गया। वी, हमारा जो ऊपर वाला S1 सेंटेंस है उसमें लिखा वी आर। वी आर के तुरंत बाद वी शैल तो नहीं आ सकता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो पी ऑप्शन तो कट हो गया। चारों ऑप्शन में देखिए पी से कोई ऑप्शन है? सी वाला पार्ट जो है वो पी से स्टार्ट है, तो उसको कट कर दो। लोड कम करते चलो। एग्जाम में एक ऑप्शन को कट करते चलो जो ऑप्शन के लिए आपको लग रहा है कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, उसे कट कर दो वहीं पे। 3 बचे बच्चों। अब देखो, पी के बाद मैं चेक कर रहा हूँ क्यू को। अब क्यू में देखिए क्या लिखा है, रियली, डिटरमाइंड। अब यहाँ पर जो रियली है वो बच्चों एक एडवर्ब है। आपको मैं एक शॉर्टकट सी बात बता रहा हूँ, एल वाई पे एंड होने वाले इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ मैनर मानते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, आपको अगर एडवर्ब मैनर भी याद न रहे तो समझ लो एडवर्ब है वो वर्ड जिसके एंड में एल वाई आ गया। तो रियली वाला वर्ड जो है हमारा एडवर्ब है। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि S1 में जो सेंटेंस दिया ना, इफ वी आर, आर के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो मेन वर्ब आएगी या एडवर्ब आएगी, और एडवर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी, या तो डायरेक्ट मेन वर्ब आ सकती है। अगर डायरेक्ट मेन वर्ब ना दिखाई दे तो आपको फिर उसमें चेक करना है एडवर्ब और फिर उसके बाद मेन वर्ब। तो बच्चों, रियली तो एडवर्ब है और डिटरमाइंड सेकंड फॉर्म है, तो हम यहाँ पर सेकंड या थर्ड कह सकते हैं इसको, डिटरमाइंड को। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारा राइट हो, रियली डिटरमाइंड वाला। यानी इफ़ वी आर रियली डिटरमाइंड, तो ये बिल्कुल सेट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि आर है, और आर के बाद एडवर्ब जो कि रियली है, और रियली के बाद डिटरमाइंड जो कि मेन वर्ब है। लेकिन इसके बाद भी एक ऑप्शन और चेक कर लो, शायद इससे बेहतर भी कुछ हो।
तो देखिए आर वाला जो पार्ट है, अब हम पी को चेक कर चुके, पी से ऑप्शन होगा तो कट कर देंगे, यानी वी शैल वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। क्यू हो सकता है, तो क्यू को अभी थोड़ा होल्ड पे रखो। अब आर को भी चेक कर लो, एट लास्ट फाइंड अ वे। तो बच्चों यहाँ पर जो एट लास्ट है वो आपकी मेन वर्ब नहीं है, एट लास्ट कोई मेन वर्ब नहीं है। और यहाँ पर फाइंड जो वर्ड दिया है वो फाइंड वर्ड दिया है एक मेन वर्ब की तरह, और मेन वर्ब का यूज किया जा सकता है आर के बाद, लेकिन अगर आर के बाद मेन वर्ब आए तो वो थर्ड फॉर्म में आए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक पैसिव वॉइस की तरह यूज हो रहा है, और पैसिव वॉइस का नियम है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखनी है आपको ये चीज़ें, रटना नहीं है कि जैसे रियली के बाद डिटरमाइंड है तो उसको हम लगाने की सोच सकते हैं, तो क्यों ना एट लास्ट के बाद फाइंड है उसको क्यों नहीं सोच सकते। इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि इज एम आर के बाद या तो वी वन प्लस आई एन जी आता है, या फिर इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आती है। दो ही चीज़ आती है, तीसरी कोई चीज़ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी तो होता है प्रेजेंट कंटिन्यू, और इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है पैसिव वॉइस। तीसरी तो कोई बात ही नहीं होती। तो तीसरी नहीं होता कुछ इसमें, तो हम क्यू को सही मान सकते हैं किसके कंपैरिजन में? आर के में। तो आर को भी कट कर दो, यानी आर से अगर ऑप्शन स्टार्ट होगा तो गलत हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। यानी कि हमने अभी तक सी को कट कर दिया है, बी को, दो ही ऑप्शन बचे हैं। अब एस को चेक करो, हाउ एवर डिफिकल्ट इट में बी। देखो पूरे की हिंदी बनाने की जरूरत नहीं है, कई बार हमें सेंटेंस की हिंदी बनानी पड़ जाती है थोड़ी सी सेंस निकालने के लिए, लेकिन 1%, 99% आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे अभी तक मैंने कोई हिंदी नहीं बनाई है, और मैंने दो ऑप्शन कट करा दिए आपसे, एक तो पी से शुरू होने वाला यानी सी पार्ट, और एक आर से शुरू होने वाला यानी कि बी पार्ट। अब हम एस को चेक कर रहे हैं कि एस से शुरू होने वाला ऑप्शन ही शायद ठीक हो। तो बच्चों हाउ एवर को भी एक बार अगर हम होल्ड पे डाल दें कि हाउ एवर क्या पता आ जाए, तो डिफ़िकल्ट तो नहीं आ सकता, क्योंकि डिफ़िकल्ट एक नाउन है। डिफ़िकल्ट एक नाउन है बच्चों, और डिफ़िकल्ट नाउन होने की वजह से वहाँ पर हमें चाहिए क्या था आर के बाद? या तो मेन वर्ब या फिर एडवर्ब। पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन आ सकता है, लेकिन तब आ सकता है जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन मेन वर्ब का हो ही ना। तो हमारे पास चारों ऑप्शन में से सबसे बेहतर ऑप्शन है बच्चों क्यू से स्टार्ट होने वाला, यानी कि इफ़ वी आर रियली डिटरमाइंड टू डू अ थिंग। अब अगर देख लो इसमें क्यू से शुरू होने वाले दो तीन ऑप्शन हो तो हम और आगे तक चेक करें, और अगर क्यू से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन हो तो बस वही आंसर है, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम इसी तरह एग्जाम में करना है, जैसे हमें क्यू वाला ऑप्शन मिल गया और क्यू वाला और कोई भी नहीं है तो बस हमारा आंसर वही है। इतना टाइम भी नहीं लगाना एग्जाम में, जैसे मैंने तो एक एक चेक इसलिए करा दिया थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाए आपको, थोड़ी सी अच्छे से क्लियरिटी हो जाए चीज़ों की। अदरवाइज तो क्वेश्चन का आंसर तो हमारा क्यू पे गए थे तभी आ गया था, जब हमने पी के बाद क्यू को पढ़ा था तभी आंसर आ चुका था। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। S1 सेंटेंस देखिए, राम एंड श्याम वर टू पुअर यंग मैन। राम और श्याम की बात चल रही है, दो व्यक्ति हैं। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब को पहले चेक करो। हेल्पिंग वर्ब है वर, जो कि एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट हैं दो, राम एंड श्याम। इसका मतलब यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें बच्चों देखना है, ये अपने आप में देखो एक पूरा सेंटेंस है। जैसे इससे पहले वाले सेंटेंस को हम अधूरा कह सकते हैं क्योंकि उसमें इफ वी आर दिया था, यानी वो खुद ही अधूरा था, उसकी पूरी रिक्वायरमेंट ही नहीं हो पाई। पहले उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो ही पूरी नहीं हुई थी। बेसिक नीड्स क्या? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट वगैरह। तो उसको तो हमने पूरा कर लिया, कैसे? समझ के कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होनी चाहिए, तो उससे हमें बड़ी हेल्प मिल गई। इसमें समझो कैसे हेल्प लेनी है, इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है। इसमें देखो सब्जेक्ट दिया है राम एंड श्याम, वर्ड दिया है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कह सकते हो,
टू पुअर यंग मैन एक ऑब्जेक्ट है, यानी इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में से कोई एक और ऑब्जेक्ट, सब कुछ गिवन है। तो आपको इसकी बेसिक नीड के अकॉर्डिंग तो ये नहीं समझ आएगा। फिर बच्चों क्या आइडिया लगाना, देखो फिर आपको ये आइडिया लगाना है कि अगर राम एंड श्याम की बात हो रही है और एक सेंटेंस पूरा हो चुका है, तो जब हम दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करते हैं ना, तो दूसरे सेंटेंस में हम किसी भी नाउन के लिए दोबारा नाउन का यूज नहीं करते, बल्कि प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे अगर आप सेंटेंस को राम से शुरू करते और राम के बारे में बोलते राम इज अ गुड बॉय, आपने एक बात तो बता दी। अब फुल स्टॉप लगाकर अब जब नेक्स्ट बात बताने जा रहे हो उसके बारे में, या नेक्स्ट कोई डिस्कशन करने जा रहे हो, तो आपको अब राम से शुरू ना करके ही से करना पड़ेगा ना। जब कंप्लीट सेंटेंस हो जाए तो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो वो प्रोनाउन से करना है स्टार्ट। तो देखिए इसमें प्रोनाउन से स्टार्ट कौन सा सेंटेंस है, चेक करेंगे। पी को चेक करो, ऑन मार्केट डे। देखो ऑन मार्केट कोई प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन क्या होता है, आई, यू, दे, ही, वी, शी। तो बच्चों ऑन मार्केट कोई प्रोनाउन नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत है। पी से अगर कोई स्टार्ट है तो उसे हटा दो। डी, डी वाला ऑप्शन हमारा पी से स्टार्ट है, बच्चों कट मारो इसको, बचे 3। क्यू को चेक करो, दे लिव्ड नियर महेशपुर। अब इसकी हिंदी मीनिंग क्या बन रही है, ये बात पता है कब चेक करते हैं? ये बात हम जब चेक करते हैं अगर हमें 2-3 सेंटेंस दिए गए हों दे से ही स्टार्ट। अगर 2-3 सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट है तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें प्रोनाउन से स्टार्ट करना सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे तो 2-2 3-3 सेंटेंस है। तो फिर हमें थोड़ा सा हिंदी की सेंस को चेक कर लेना चाहिए। तो बच्चों क्यू, क्यू वाला पार्ट ठीक हो सकता है क्योंकि उसमें दे से शुरुआत हुई है, लेकिन एस में भी दे से शुरुआत हुई है। तो क्यों ना हम इन दोनों को एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। देखो S1 को मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ। राम एंड श्याम वर टू पुअर यंग मैन। राम और श्याम की बात हो रही है जो कि दो गरीब लड़के हैं, दो गरीब इंसान हैं। उसके बाद दे क्यू में जो दिया है, दे लिव्ड नियर महेशपुर। फिर उनकी लोकेशन बताई गई है कि वो रहते कहाँ पर हैं, महेशपुर में। अच्छा अगर मैं एस को इसके बाद लगाऊं, अगर मैं S1 के बाद एस वाले पार्ट को लगाऊं जिसमें दे वांटेड रेगुलर वर्क लिखा है, तो आप खुद समझने की कोशिश करना। अगर मैं डायरेक्ट ये बोलता हूं राम एंड श्याम वर टू पुअर यंग मैन, दे वांटेड रेगुलर वर्क, तो आपको खुद पढ़ने से ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे कोई बात छोड़ दी गई, कोई किसी सेंटेंस को हमने जंप कर दिया। क्योंकि डायरेक्ट ये कोई नहीं बोलेगा कि राम और श्याम दो पुअर यंग मैन हैं और वे चाहते हैं रेगुलर वर्क। उससे पहले अगर उनका एड्रेस, उनके फैमिली के बारे में कुछ बताया गया तो वो चीज़ आएगी। जैसे अगर मैं कहूँ राम राम एक अच्छा लड़का है जो कि मेरी क्लास का स्टूडेंट है। उसके बाद अगर मैं ये कहता हूँ वो डेली मेहनत करता है, तो डेली मेहनत करता है वाला सेंटेंस थर्ड नंबर पे आएगा। ये सबको पढ़ने से ही फील हो रहा है। और अगर मैं डायरेक्ट ये बोलूँ राम अच्छा लड़का है, वो डेली मेहनत करता है, तो ये बात इसके साथ लग तो गई, लेकिन पूरा सेंस क्यों नहीं दे पा रही? उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि वो अच्छा लड़का है लेकिन किस सेंस में। जैसे मैंने कहा वो अच्छा लड़का है, वो हमारी क्लास में बहुत मेहनत करता है। अब उसके बाद मैं कहूँ कि वो डेली गुड लाता है अपने काम में, डेली होमवर्क में या क्लास वर्क में डेली गुड लाता है। तो गुड तब लाता है ना जब वो बीच की स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई कि वो क्लास में प्रॉपर काम करता है। तो इसी तरह जो एस वाला पार्ट है जिसमें लिखा दे वांटेड रेगुलर वर्क, वो थर्ड लाइन होगी हमारी। हमारी सेकंड लाइन क्या बननी चाहिए, दे लिव्ड नियर महेशपुर। जैसे पहले आप उनका एड्रेस समझा रहे हो, उनकी लोकेशन समझा रहे हो, और फिर आपने कहा दे वांटेड रेगुलर वर्क, तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा। यानी कि हमारा सेंटेंस क्यू से स्टार्ट होना चाहिए और क्यू के बाद हम इसमें पी का यूज या कुछ भी ऐसा यूज कर सकते हैं। तो बच्चों देखो क्यू से स्टार्ट कितने ऑप्शन है, अगर ऑप्शन एक ही है तो टाइम वेस्ट ही नहीं करना है, और अगर ऑप्शन ज़्यादा है तो फिर तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो क्यू से तो एक ही स्टार्ट है, ए, यानी क्यू हमारा आंसर है, ए हमारा आंसर है जो क्यू से स्टार्ट हुआ है। क्यू के बाद पी आएगा। ठीक है, पूरे सेंटेंस को एक ही पार्ट में लिख के फिर पढ़ना, देखो सेंस खुद ही आपको ठीक लगेगी।
राम एंड श्याम वर टू पुअर यंग मैन, दे लिव्ड नियर महेशपुर, ऑन मार्केट डे दे सोल्ड देयर लेबर। अब इस तरह सेंस बनती चली जाएगी। तो आंसर विल बी ए, जो स्टार्ट है क्यू से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, थर्ड, S1 को पढ़ते हैं पहले। गोपाल एंड शीला फेल्ट वेरी बोर्ड वन इवनिंग। अब गोपाल एंड शीला की बात हो रही है और मेन वर्ब इसमें दी गई है। मेन वर्ब कौन है हमारी? मेन वर्ब है बच्चों फेल्ट, जो कि सेकंड फॉर्म है। और हमारे सब्जेक्ट कौन है? गोपाल एंड शीला। तो अगर हमारा सेंटेंस इसके बाद शुरू होता है इवनिंग के बाद, तो पक्का हमारा सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए बच्चों? प्रोनाउन से। ठीक है, तो हमारा प्रोनाउन हमें जो दिखाई दे रहा है इसमें आर वाले पार्ट में, दे रीच्ड द थिएटर इन टाइम फॉर द इंटरवल। एक तो ये सेंटेंस हमारा प्रोनाउन से स्टार्ट है। एक बच्चों हमारा क्यू वाला पार्ट भी प्रोनाउन से स्टार्ट है, जिसमें लिखा है सो दे डिसाइडेड टू गो टू द सिनेमा। ये भी हमारा प्रोनाउन से स्टार्ट है। बस प्रोनाउन से पहले जो सो लिखा है ना, उससे आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, जिसे मैं क्लियर कर रहा हूं, समझिए आप। देखो, गोपाल एंड शीला फेल्ट वेरी बोर्ड वन इवनिंग, बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे थे किसी शाम को। अब उसके बाद फुल स्टॉप लगा बच्चों। जब हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे ना इसके बाद, तो स्टार्ट तो प्रोनाउन से ही होगा, लेकिन प्रोनाउन से पहले कोई एक ऐसा कंजंक्शन यूज किया जा सकता है जो आपको की या ताकि इस तरह की सेंस दे, या इसलिए इनकी सेंस दे। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे तुमसे काम था। मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे तुमसे काम था। या एक और सेंटेंस समझो, राम राम दिल्ली गया क्योंकि उसे पेपर देना था। अब उसे के लिए क्या यूज करेंगे? ही। लेकिन उससे पहले हमने क्या बोला? क्योंकि, यानी बिकॉज। तो बच्चों जब दूसरा सेंटेंस हम बनाते हैं, तो वो होना तो प्रोनाउन से स्टार्ट चाहिए, लेकिन कभी कभी प्रोनाउन से पहले आपको कोई कंजंक्शन भी देखने को उसमें मिल सकता है। तो हमारे पास दो पार्ट हैं ऐसे जिसमें प्रोनाउन से स्टार्टिंग है। आप कंजंक्शन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है दो सेंटेंस को। तो क्यू वाला पार्ट हमारा आंसर हो सकता है, या फिर आर वाला हो सकता है। एस को भी चेक कर लो। ऑन द वे, ऑन द वे, यहाँ पर कोई ना तो प्रोनाउन है और ना ही यहाँ पर कोई कंजंक्शन है। तो एस से तो कोई भी स्टार्ट है तो कट कर दो, और एस से स्टार्ट है बच्चों दो, तो एस वाले तो हो गए गलत। डी और बी को साइड कर दो, बचे दो ऑप्शन। पी से तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आप सीख चुके हो ये बात। क्योंकि गोपाल एंड शीला फेल्ट वेरी बोर्ड वन इवनिंग के बाद आप गोपाल से सेंटेंस कैसे स्टार्ट कर सकते हो? क्योंकि स्टार्ट होता है प्रोनाउन से। दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है प्रोनाउन से, ना कि उसी सेम नाउन से। अगर आपने गोपाल को गोपाली लिख दिया सेकंड सेंटेंस में भी, तो ये तो ब्लंडर हो जाएगा, ये तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा। ये एक वो गलती हो जाएगी जो कि नाउन और प्रोनाउन को सेम लिखने वाली, मतलब नाउन को दो बार लिखने वाली, और नाउन कभी भी रिपीट नहीं होता। तो पी का तो आंसर होने का मतलब ही नहीं बनता। पी को हटा दिया आपने और एस को हटा दिया। आंसर होने के चांस है क्यू के और आर के। चेक करते हैं। गोपाल एंड शीला फेल्ट वेरी बोर्ड वन इवनिंग। अब क्यू को पढ़ रहा हूं मैं, देखो। सो दे डिसाइडेड, जब वो बोर हो रहे थे तो उन्होंने, सो की सेंस क्या रही है यहाँ पे? तो उन्होंने डिसाइड किया कि सिनेमा चले। और एक देखो आर वाला जो सेंस है, दे रीच्ड द थिएटर इन टाइम फॉर द इंटरवल, कि वो पहुंच गए थिएटर। अब थिएटर डायरेक्ट थोड़ी पहुंच गए, पहले उन्होंने डिसाइड किया होगा या पहले थिएटर पहुंच गए? तो बच्चों सबको पता है, पहले डिसाइड होती है कोई चीज़, किसी चीज़ का प्लान होता है, देन वो चीज़ होती है, फिर हम उस डेस्टिनेशन पर रीच करते हैं। तो इसका मतलब हमारा क्यू वाला ऑप्शन से स्टार्ट होना चाहिए यहाँ पे, यानी सो दे डिसाइडेड टू गो टू द सिनेमा। क्यू से स्टार्ट देखो, दिख ही रहा है आपको। उसके बाद एस दिया है, जैसे इसमें सी वाले पार्ट में एस दिया है क्यू के बाद। एस का मतलब है ऑन द वे देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम, रास्ते में उन्हें ट्रैफिक जाम मिला। उसके बाद एस के बाद क्या दिया है? आर। आर को चेक करो। दे रीच द थिएटर इन टाइम फॉर द इंटरवल, वो इंटरवल के आसपास पहुंचे वहां पर। देखो एक के बाद एक लाइन बिल्कुल सेट होती जा रही है अगर आप क्यू वाले पार्ट से स्टार्ट करोगे तो, क्योंकि क्यू वाले पार्ट में कंजंक्शन है सो, और उसके बाद हमारा प्रोनाउन है।
तो बच्चों जो मैं ये बेसिक बातें आपको बताता चल रहा हूँ कि एक लाइन के बाद, एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट होना चाहिए। अगर प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो किसी कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये बातें आप लिख लिया करो, क्योंकि PQRS में इस टाइप की बेसिक बातों की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी और इन्हीं बातों से आप अपना सेंटेंस करेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा और कोई रट्टा नहीं लगाना है। हरे कृष्णा अगेन। तैयारी करो बच्चों, इसकी अच्छे से नोट्स बनाओ। आज 3 हमने PQRS डाले हैं। मैंने आपको 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम बोला था कि अगर आप हफ्ता 10 दिन PQRS मेरे साथ इसी तरह बहुत कम कम काम करके भी, लेकिन रेगुलर करके अगर कर लेते हैं आप, तो बच्चों बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा आपको इस पार्ट में। आई प्रोमिस यू, आप ऐसा करो, आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। क्योंकि ज़्यादा स्पीड में काम करने से आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे, बल्कि रेगुलर काम करने से आप प्रोग्रेस करेंगे। आपको डेली काम करना है, और चाहे थोड़ा करना हो लेकिन डेली करना है। कोई भी दिन को ऑफ नहीं करना है कि आज मैं काम नहीं कर रहा और कल आपने फिर 10 पेज पढ़ लिए। काम डेली हो चाहे 2 पेज का हो। चलिए, हरे कृष्णा।